Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about controlled re-entry of satellites और साथ ही ये भी समझेंगे why is it done. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये controlled re-entry of satellite न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently for the first time the Indian Space Research Organization brought down a satellite in a controlled manner after its end of life. Means हाल ही में इसरो ने पहली बार एक सैटेलाइट के लाइफ एंड हो जाने के बाद उसकी कंट्रोल मैनर में री एंट्री कराई है और सैटेलाइट का नेम बताया गया है मेगा ट्रॉपिक्स 1. ये पॉइंट याद रखिएगा. तो इस वीडियो में हम कंट्रोल री एंट्री ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे व्हाई इज इट डन. आखिर ये कंट्रोल री एंट्री ऑफ सैटेलाइट क्यों की जाती है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा ट्रॉपिक 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर मेगा ट्रॉपिक 1 की बात करते हैं, actually megatropic 1 satellite was a joint mission developed by Indian Space Research Organization and the French Space Agency CNES. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स क्या है, मेगाट्रॉपिक 1 इसरो एंड जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है CNES उनका ज्वाइंट वेंचर था. एंड इस सेटेलाइट को ईयर 2011 में लॉन्च किया गया था फॉर द ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज. ये पॉइंट याद रखिएगा. ईयर 2011 में इसे लॉन्च किया गया था फॉर द ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए. एंड जब इस सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था तो इस प्लान मिशन सेटेलाइट की लाइफ ओनली 3 ईयर बताई गई थी. बट आफ्टर डैट इसके बाद भी लगभग ये 1 डिकेड तक डेटा प्रोवाइड कराता रहा और फाइनली इस सेटेलाइट को इसरो ने कंट्रोल री एंट्री कराई है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कंट्रोल री एंट्री ऑफ सेटेलाइट क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मेगाट्रॉपिक 1 की कंट्रोल री एंट्री कराई गई है. तो ये कंट्रोल री एंट्री क्या है, जरा इसको समझते हैं. देखिए, अगर कंट्रोल री एंट्री को समझना है तो उससे पहले जरा हमें सेटेलाइट के लॉन्च प्रोसेस को जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं तो समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा. ऑल वी नो दैट कि किसी सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, रॉकेट की ज़रूरत होती है. ये रॉकेट ही होते हैं जो किसी सेटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं. बिना रॉकेट के किसी सेटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाया नहीं जा सकता है. एंड ये रॉकेट लॉन्च होने के बाद क्या होता है, अलग अलग स्टेज में अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अलग करते हुए सेटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में फिक्स कर देते हैं. कुछ सेटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस या जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है वहाँ पर भी फिक्स कर देते हैं. अगर लॉन्च प्रोसेस को हम जरा ब्रीफ में समझें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रॉकेट लॉन्च होने के बाद अपने कंपोनेंट्स को खुद से अलग करता जाता है एंड स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट रॉकेट से अलग होते जाते हैं. एंड लास्टली जो पावरफुल इंजन होता है वो सेटेलाइट को या जो पेलोड्स होते हैं उन्हें ऑर्बिट में फिक्स कर देता है. इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, रॉकेट के कंपोनेंट जो उससे अलग होते जाते हैं वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर के कारण अर्थ पर वापस आ जाते हैं. कभी कभी क्या होता है, ये कंट्रोल मैनर में होता है और कभी कभी ये पूरी तरह से अनकंट्रोल मैनर में होता है. जो जिसकी बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की, वापस उन्हें आना ही है क्योंकि ग्रेविटेशनल पावर उन्हें वापस खींचता है. बट जो सेटेलाइट है जिसकी हम बात करें, जिसे लॉन्च किया जा रहा है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर से बाहर फिक्स हो जाती है और वो कभी भी वापस अर्थ पर नहीं आती है. जिसके कारण क्या होता है, स्पेस में जो स्पेस डेब्रीज वगैरह होते हैं उनके नंबर बढ़ते चले जाते हैं. स्पेस में क्या होगा, जो रॉकेट लेके चला गया वहाँ पर जो लास्ट इंजन है वो भी वहाँ पर है, या जो जितने भी सेटेलाइट्स वगैरह हैं जो कि पूरी तरह से डेड हो चुके हैं वहाँ स्पेस में क्या करते हैं, डेब्री के फॉर्म में क्रिएट करते हैं. तो ये जो इन्हीं जो डेड सेटेलाइट्स होते हैं उन्हें अर्थ पर कंट्रोल तरीके से वापस लाने के प्रोसेस को कंट्रोल री एंट्री ऑफ सेटेलाइट कहा जाता है. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स जो स्पेस में जितने भी सेटेलाइट्स हैं उनके कंट्रोल तरीके से जब वापस उन्हें अर्थ पर वापस लाते हैं तो उन्हें ही हम इस प्रोसेस को ही पूरा का पूरा कंट्रोल री एंट्री ऑफ सेटेलाइट कहते हैं. बट यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि जनरली क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि जो कंट्रोल मैनर हो या फिर जो अनकंट्रोल री एंट्री ऑफ सेटेलाइट होती है उसके प्रोसेस में 99% सेटेलाइट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान जो फ्रिक्शन होती है उसके कारण वहाँ पर जो एक्सट्रीम हीट क्रिएट होता है उसकी वजह से पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं. मीन्स कभी भी क्या होगा, वो वापस पूरी तरह से नहीं आते हैं. 99% चांसेज होते हैं वो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं. यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कंट्रोल री एंट्री के लिए सेटेलाइट के पास फ्यूल भी होना चाहिए. बिना फ्यूल के क्या होगा, उसकी कंट्रोल री एंट्री नहीं कराई जा सकती है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बात करते हैं तो कंट्रोल री एंट्री ऑफ सेटेलाइट इज पॉसिबल ओनली फॉर सेटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट. मीन्स ऐसे सेटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से
1000 किलोमीटर ऊपर हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें सिचुएटेड है, उन्हीं का कंट्रोल री एंट्री कराई जा सकती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बट जो जियो सिंक्रोनस और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे, उसमें प्लेस जितने भी सेटेलाइट हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी री एंट्री के लिए क्या ज़रूरत होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल रिजर्व की ज़रूरत होगी। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि क्या होना चाहिए, सेटेलाइट के पास फ्यूल होना चाहिए उनकी री एंट्री कराने के लिए। चाहे तो ऐसी कंडीशन जो जियो सिंक्रोनस में प्लेस्ड हैं या जो जियो स्टेशनरी में प्लेस्ड हैं, उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल रिजर्व होना चाहिए, तभी तो उन्हें वापस कंट्रोल तरीके से री एंट्री कराई जा सकती है। और ऐसा करने के टाइम में जब लॉन्च किया जाता है, उसी टाइम क्या करना होगा, जब लॉन्च किया जाता है उस टाइम उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल को फिल किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, जिसके कारण इस तरह के प्रोसेस को अपनाया नहीं जाता है। और जो सेटेलाइट को भी बहुत ज़्यादा हेवियर बनाया जाता है, जिसके कारण वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है कंट्रोल री एंट्री ऑफ सेटेलाइट का। अब जरा हम समझते हैं कि वाई इज इट डन। ये जो कंट्रोल री एंट्री ऑफ सेटेलाइट होती है वो क्यों कराई जाती है, वो ज़रा समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअली होता है कि है रिसेंट सिनेरियो में बहुत सारी स्पेस एजेंसी जो हैं, जो प्राइवेट हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह हैं, वो सेटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, जिसके कारण ऑर्बिट में बहुत सारे ऐसे सेटेलाइट भी हैं जिनकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, फिर भी क्या है, वो ऑर्बिट में रोटेट करती रहती हैं। खास करके लो अर्थ ऑर्बिट में, जहाँ पर जो डेड सेटेलाइट के साथ साथ जो रॉकेट के लास्ट स्टेज के इंजन भी होते हैं, वो भी डेब्रिज फॉर्म में रोटेट करते रहते हैं। जो जितने भी एक्टिव सेटेलाइट हैं उनके लिए कंसर्न रेज करते हैं। कंसर्न कैसे रेज करते हैं, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो डेब्री सेटेलाइट का जो भी डेब्री वगैरह है, या फिर जो रॉकेट का डेब्री वगैरह है, वो किसी एक्टिव सेटेलाइट से अगर टकरा जाता है तो वो उस एक्टिव सेटेलाइट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी तरह से बर्न कर सकता है, जिसके कारण क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उससे निपटने के लिए इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये पॉइंट याद रखिएगा, आई ए डी सी एंड जो यूएन है उनके द्वारा कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी सेटेलाइट का मिशन टाइम एंड हो जाने के बाद उस सेटेलाइट को कंट्रोल मैनर में डी ऑर्बिट कर देना चाहिए। मीन्स जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मेगाट्रॉपिक 1 को कंट्रोल मैनर में री एंट्री कराई गई है, तो इसी की बात की जाती है IADC और यूएन द्वारा कि कंट्रोल मैनर में, अनकंट्रोल तरीके से नहीं, कंट्रोल मैनर में क्या करें, उन्हें डी ऑर्बिट कर देना चाहिए। इसी गाइडलाइन को फुलफिल करते हुए इसरो ने मेगाट्रॉपिक 1 की कंट्रोल मैनर में री एंट्री कराई है, डी ऑर्बिट किया है। क्योंकि आप यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया भी IADC में जो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका मेंबर है, जिसके कारण इंडिया ने ये स्टेप उठाया है और जो मेगाट्रॉपिक 1 है उसकी कंट्रोल मैनर में री एंट्री कराई है। तो होप आपको कंट्रोल मैनर ऑफ री एंट्री से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।